चलिए हम लोग आज क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.1 का 5 और 6 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सेट के बारे में परिभाषा पढ़ चुके थे, उसके अवयव के बारे में हम लोग सीख चुके थे। यहाँ पर हम लोग उसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाएंगे। हम लोग जानते हैं समुच्चय को दो तरीके से लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है, जिसमें पहला उसका रूप है समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है सारणीबद्ध या रोस्टर रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोग का ये समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हम लोग को सूचीबद्ध करना है यानी रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर दिया है 5 का पहला क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पर हम लोग लिख दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए कि ताकि आप लोग को केवल समझा के आंसर लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिख चुके हैं पहले से। तो अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि x सच x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को मालूम है 1, 3, 5, 4, 9 ऐसे डेवलप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का असमीकरण नहीं दी गई है, लिमिटेशन नहीं किया गया है कि कहाँ तक लिखना है। तो इसमें लिमिटेशन नहीं किया गया है, इसका मतलब कि ये अनंत तक जाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x सच x एक पूर्णांक है और वो -1/2 से 9/2 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, 0, -1, 1, 2, 3, 4 और 5 लिख रहे हैं यहाँ पर संख्या रेखा पर। 9/2 का मतलब 9/2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 9/2। और -1/2 का मतलब इसमें हम लोग -0.5 मिलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच होगा -1/2। इन दोनों के बीच देख रहे हैं कितना यहाँ पर पूर्णांक लिखना है, तो कितने पूर्णांक हमको दिखाई दे रहे हैं, -1/2 और 9/2 के बीच हमको पूर्णांक दिखाई दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, इतना ही हमको लिखना है। तो हम लोग इस समुच्चय में लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सी नंबर है। x एक पूर्णांक है, लेकिन वो ऐसा पूर्णांक है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आता हो या 4 से छोटा आता हो। दिया है कि x² लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि उस x का हम स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। तो कौन कौन सी संख्या मिल सकती है, तो -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4 होता है, इसके बराबर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इससे छोटा होगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, छोटा होगा, यानी कि संख्या संतुष्ट है प्रत्येक मानों पर। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त हम लोग जैसे -3 ले लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 लेस देन 4 सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस अंकों को छोड़ करके बाकी कोई भी अंक इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक शर्त लगा दिया गया है कि जो x है उसका स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से छोटा होगा, यानी कि 4 के बराबर हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन 4 के बड़ा नहीं हो सकता है। तो 4 से बड़ा वाला अंक इसमें नहीं लिखेंगे, यानी कि ऐसा अंक नहीं लिखेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पर 4 से बड़ा आ जाए, वो अंक हमको नहीं लिखना है। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये तो आप लोग जानते हैं, नोएल शब्द का एक अक्षर लिखना है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला अक्षर, उसके बाद कोमा देके दूसरा अक्षर, उसके बाद कोमा देके तीसरा अक्षर, उसके बाद कोमा देके चौथा अक्षर। एल दोबारा आ रहा है, नहीं लिखेंगे इसमें। आप लोग मालूम है कि जो शब्द दिया रहेगा हम लोग को उस शब्द के अलग अलग अक्षरों को हम लोग कोमा द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। उसमें जो अक्षर दोबारा होता है उसको नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए LOY है, L में L 2 बार है, तो हम एक ही बार लिखे हैं L, तो एक बार L छोड़ चुके हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, पहले से बताया गया है। उसके बाद है वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने वाला हमको महीना लिखना है।
तो आप लोग सारा जानते हैं, जनवरी तो 31 दिन का होता है, हमको लिखना है फरवरी, तो शॉर्टकट में हम लोग लिख देंगे फरवरी। फिर उसके बाद मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है, अप्रैल, उसके बाद जून होता है, सितंबर, नवंबर। ये ऐसे महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। 31 दिन वाला हम लोग छोड़ दिए हैं, 30 दिन या 28 दिन वाला या 29 दिन वाला हम लोग महीना केवल लिखे हैं इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के पहले जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उसमें से स्वर को निकाल करके बाकी सबको हम लोग लिख देंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन में हम लोग लिखेंगे बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, जे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसमें और इसमें मिलान करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सूचीबद्ध है, यानी रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो दोनों को या तो हम लोग एक में कर देंगे तो और आसान हो जाएगा, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आसानी से मिला लेंगे, स्तंभ मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। तो 6 को विभाजित करने वाला कौन कौन सा भाज्य संख्या होता है, देख रहे हैं आप लोग 2 और 3। तो यहाँ पर हम लोग इसको सूचीबद्ध कर देंगे, लिख देंगे 2, 3, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर बी पर, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या क्या मिलेगा, 1, 3, 5, 7 और 9। ये विषम प्राकृत संख्या मिलेगा 10 से कम में। यहाँ पर दिया है कि प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है। तो 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, तो 1, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 6 करेगा। यानी कि 1, 2, 3 और 6 से 6 कट जाएगा, बाकी कोई भी अंक अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो कि इसको विभाजित करेगा। तो इतना ही हम लोग अंक लिखेंगे इसमें। उसके बाद अगला है मैथमेटिक्स शब्द का, यह हम लोग जानते हैं। एम लिखेंगे पहले, कोमा देंगे, ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर देखिए एम आ गया नहीं लिखेंगे, ए आ गया नहीं लिखेंगे, टी आ गया नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। जो अक्षर उसमें दोबारा आ रहा है उसको हम लोग छोड़ दिए, बाकी अक्षर को हम लोग कॉमा द्वारा अलग अलग कर चुके हैं। तो इसको भी हम लोग सूचीबद्ध कर लिए। अब आसानी से हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 6 को हम लोग इससे मिलाएंगे, यानी कि 1 का आंसर सी होगा। 2, 3 को हम लोग ए से मिलाएंगे क्योंकि उसका आंसर वो है। मैथमेटिक्स का देखिए ये है, और फिर ये विषम संख्या का इससे बी से मिला देंगे। तो ये स्तंभ मिलान हम लोग को करना था। ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे, समुच्चय के आगे तरीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 के लिए जो हम लोग को परिभाषा पढ़ना है, उस परिभाषा को भी हम लोग देख लेते हैं। सेट के और कौन कौन से तरीके होते हैं, सेट में और क्या क्या होता है, इसको हम लोग आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे उस वैसे वैसे आपको थ्योरी भी देते चलेंगे। जिस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज का थ्योरी साथ साथ देते चलेंगे, परिभाषाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग प्रश्नावली 1.1 के लिए पढ़ चुके हैं उसका उपयोग इसमें नहीं होगा, उसका भी उपयोग होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सारे पीछे पढ़े हुए चीजों का प्रयोग हम लोग आगे करते चलेंगे, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले लिखे हैं रिक्त समुच्चय। नाम से ही स्पष्ट है, रिक्त का क्या मतलब होता है, शून्य, यानी कुछ नहीं, खाली। यानी कि शून्य का मतलब खाली, जहां पर कोई कुछ नहीं हो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि वो रिक्त है। तो रिक्त समुच्चय का परिभाषा देख लीजिए, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो अर्थात शून्य भी न हो, वैसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। याद रखना आप लोग, रिक्त समुच्चय को हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि रिक्त समुच्चय को फाई, इसको कहा जाता है फाई, या खाली मझोला कोष्ठक से सूचित किया जाता है, ठीक है। हम लोग इसका उदाहरण देख लेंगे कि रिक्त समुच्चय में क्या आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहे हैं। पहला हम लिख दे रहे हैं कि x such that x square plus 1 equal to 0। यहाँ पर एक हम समुच्चय लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं बकायदा।
कि इसमें एक इक्वेशन हम दिए है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का कोई ऐसा मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे जिसको स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को x का मान रखना है। तो हम देख रहे हैं कि x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो यहाँ पर हम लोग रख देंगे और 1 में जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि हम लोग जानते हैं प्लस 1 है तो यहाँ पर -1 आना चाहिए तभी वो 0 होगा। तो यहाँ पर -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में ये समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 5 या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा मौजूदा कोष्ठक खाली में। जैसे एक और उदाहरण देख ले रहे हैं, x एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा एक पूर्णांक है तथा यहाँ पर दिया गया है कि 1 लेस देन x लेस देन 2। यानी कि एक और हम उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि हमको पूर्णांक लिखना है, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 खुद में पूर्णांक है और 2 भी खुद में पूर्णांक है, यानी कि दोनों लगातार पूर्णांक है। तो 1 और 2 के बीच कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है, उसके हिसाब से ये भी एक रिक्त समुच्चय हो गया। तो इसको भी हम लोग बराबर में 5 लिख सकते हैं या हम लोग मौजूदा कोष्ठक भी, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। हम लोग जब करेंगे हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। हम लोग जब भी लिखेंगे इसके इक्वल टू में तो या तो इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए, हमारे कक्षा में जैसे मान लीजिए कि बच्चों का विद्यालय है, तो हम लोग कहेंगे कि बच्चों के विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो बच्चों के विद्यालय में लड़की की संख्या शून्य मिलेगी, इसलिए वो भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसे अनगिनत उदाहरण आप लोग को मिलेंगे जिसका हम लोग सूचीबद्ध करना चाहेंगे, तो सूचीबद्ध में एक भी अवयव प्राप्त नहीं होगा तो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अगला टॉपिक पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, यानी परिमित और अपरिमित सेट हमको पढ़ना है समुच्चय। तो परिमित समुच्चय का नाम से ही आपको स्पष्ट है, परिमित मतलब होता है निश्चित, काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सके उसे हम लोग परिमित कहते हैं। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकें उसे हम लोग परिमित कहेंगे, और जिसको नहीं गिनेंगे उसे अपरिमित कहेंगे। तो परिमित का परिभाषा यानी कि फाइनाइट सेट का परिभाषा देख लीजिए, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित या गणनीय, गणनीय का मतलब परिमित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं फाइनाइट, गणनीय का मतलब काउंटेबल, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, देख लीजिए उदाहरण में जैसे पहला हम लेंगे ये बराबर हम करके लिख देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करके 99। यानी कि ये समुच्चय जो है हम लोग देख रहे हैं कि 1 से प्रारंभ है 99 पर जाकर खत्म हो जा रही है, यानी कि इसमें हम लोग गिन सकते हैं कि 99 अवयव है, तो इसे हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। या हम लोग दूसरा समुच्चय जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो गया। या जैसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हम लोग लिखना चाहेंगे समुच्चय निर्माण के रूप में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं संख्या 100 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिमिटेशन हो गया है कि यहाँ तक हमको जाना है, तो यदि लिमिटेशन हो गया है तो वो परिमित होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। पहले ही बता चुके हैं कि अपरिमित यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित या अगणनीय हो, यानी कि अनकाउंटेबल हो, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखिए पहला उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डॉट कर देंगे और लास्ट में कहीं कोई अंक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे केवल खाली स्थान रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये अपरिमित सेट है, क्योंकि ये जो अंक है ये पूरी प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है। पूरी प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं अनंत होता है, तो अनंत को हम लोग क्या कहेंगे, अनंत का ना कोई स्वरूप हमको मालूम है, ना हमको ये मालूम है कि अनंत कोई एक संख्या होती है, हमको ये भी मालूम नहीं है। यदि अनंत का स्वरूप और संख्या मालूम होती तो वो भी परिमित हो जाता, लेकिन ये परिमित होगा नहीं क्योंकि अनंत का स्वरूप हमको मालूम नहीं है। जैसे एक और उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं ए बराबर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं A B C D, फिर उसके बाद लिख देते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके हम यहाँ पर लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 कर दिए और फिर इसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे कर देंगे, तो भी ऐसा समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा,
ध्यान रखना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में आप उदाहरण देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक सम संख्या है, x सच दैट x एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज भी अपरिमित होता है, x सच दैट x एक 5 का गुणज है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आप लोग को। हमको लगता है कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बचा है समान समुच्चय। इस एक्सरसाइज में हम लोग परिभाषा के रूप में यही पढ़ना था, समान समुच्चय लास्ट है प्रश्नावली 1.2 के लिए। तो यहाँ पर समान समुच्चय का मतलब होता है इक्वल सेट। समान से ही आप लोग को अर्थ महसूस हो रहा होगा यहाँ पर कि समान किसको बोला जाता है, दो बराबर दो को हम लोग समान कहेंगे। उसी तरह समुच्चय में भी यदि पहला समुच्चय को टोटल अवयव सेम टू सेम दूसरे समुच्चय में हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि ए और बी दोनों समान समुच्चय है। अर्थात इसका परिभाषा देख लीजिए, कोई दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव तथ्यता का मतलब होता है कि जो ए में है वही बी में होना चाहिए, सेम टू सेम, एक भी बी में इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पर तथ्यता लगा दिया जाता है। तथ्यता का मतलब फिक्स्ड होता है। यहाँ पर समुच्चय बी का अवयव हो तो समुच्चय ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। तथ्यता का एक और अर्थ होता है ठीक ठीक भी होता है हिंदी में। तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए और बी के समान समुच्चय को ए बराबर बी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ए बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और बी बराबर हम लिख रहे हैं 2 3 4 और 1। इसमें क्रम का ध्यान नहीं भी रहेगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि समुच्चय में यदि क्रम हम लोग इधर उधर करके भी लिखेंगे तो कोई समुच्चय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, मिलाइए, एक इसमें है तो इसमें भी है, दो भी है, 3 भी है और 4 भी है। इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, यानी कि अवयवों की संख्या बराबर है और उसमें अवयव जो है वो भी सेम है, यानी तथ्यतः बराबर है। ठीक वही है जो समुच्चय ए में अवयव है, ठीक वही समुच्चय बी में होगा। तो हम लोग कहेंगे कि समुच्चय ए और बी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ए बराबर बी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा यदि उदाहरण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पर लिख दिए 1 2 3 4 और बी बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 5 3 2 1। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ठीक समुच्चय बी में नहीं है, क्योंकि एक अधिक हो गया है इसमें। देख लीजिए 5 ए में नहीं था, बी में है। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। या इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ठीक समुच्चय बी में है, लेकिन समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ठीक समुच्चय ए में नहीं है। यानी कि समुच्चय बी का जो 5 अवयव है वो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए यह समान समुच्चय नहीं है। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। या समझ में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी ए बराबर बी या ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा परिभाषा। इसी परिभाषा के आधार पर हम लोग को प्रश्नावली 1.2 बनाना है।